हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ना भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बता रही हूँ। वैसे मेरा मेन टॉपिक आज का स्वर है, ठीक है। स्वर और उसके हम सारे भेदों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप ध्यान से देखना, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक करा रही हूँ कि हमें पहले अपनी भाषा, लिपि और व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। मुझे पता है कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से आते होंगे, बट एक बार इसको हम एक बार ग्रो थ्रू कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मीन, ऐसा सोर्स है हमारा, जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं और दूसरे की बात सुन सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ये सब क्या है? हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा है, ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है? हमारा सारा वर्बली पार्ट आता है कि हम अपनी भाषा को बोल कर किसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो हमारा मौखिक भाषा। जब हम अपनी भाषा को लिख कर बता रहे हैं तो हमारी वो लिखित भाषा में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है भाषा के कौशल। भाषा के कौशल होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सब एक सीक्वेंस में आते हैं। अब आप देख लीजिए, ऐसे एक बच्चा होता है, सबसे पहले जब वो बोर्न होता है उसके बाद सबसे पहले वो क्या करता है? वो सबसे पहले सुनता है, वो सबकी सुनता है। उसके बाद फिर वो बोलना शुरू करता है। फिर जब वो बोलना शुरू कर देता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि अब तो पढ़ना भी शुरू कर दे। फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। ये कौशल, ये स्किल्स आपके CDP में, साइकोलॉजी में भी काम आएंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। उसके बाद भाषा का क्या है महत्व, आप ये सब पता ही होगा आपको। भाषा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हमारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम हमारे स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस इसलिए क्योंकि हिंदी जो विश्व में है वो दूसरे स्थान पर है, तो इसलिए 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया है, ठीक है। इसलिए इसको हर साल 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये भाषा का टॉपिक है। उसके बाद आती है हमारी लिपि। लिपि क्या होती है? जब हमारी जो हिंदी है उसको कुछ अंकित करने के लिए ना कुछ हमें चिन्हों की जरूरत पड़ी है कि हाँ, कि कैसे क्या मात्राएं लगानी है, कोई चिन्ह क्या देने हैं उनको, तो उस चीज़ों को हम लिपि बोलते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा को प्रकट करने हेतु जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। उसके बाद हमारी आती है उर्दू की लिपि, फारसी। अंग्रेजी की रोमन। तमिल की तमिल। तेलुगु की ब्राह्मी और बांग्ला की बांग्ला। ये सब हमारी लिपि हैं, भाषा और लिपि हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप मिलता है। हम किसी भाषा को बोल रहे हैं, हमें उसको शुद्ध रूप देना है, उसका बोलना, पढ़ना, लिखने का एक नियमों में बन जाते हैं, एक नियम हो जाते हैं भाषा के, व्याकरण के, तो सभी व्याकरण में आ जाता है। तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के होते हैं 4 अंग। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इन सभी अंगों को हम एक सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार के बारे में, जिसमें हमारे स्वर और व्यंजन का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाषा का है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या होता है कि आपको पता ही होगा, सब इस चीज़ों से सबको पता है कि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है, ठीक है। लेकिन अब एग्जामिनर पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन ऐसे नहीं देता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिख देगा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए। जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है, ठीक है। और वर्ण है क्या? जिसके हम टुकड़े ही नहीं कर सकते हैं। जो पहले एक छोटा सा खंड है उसको हम क्या टुकड़े करेंगे? वो सब क्या है? वर्ण है। यहीं से हमारी भाषा की शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जब हम इन छोटे छोटे वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में बांट देते हैं, उस व्यवस्थित समूह में उसको लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वर्णमाला। जैसे एक माला में हम मोती पिरोते हैं ना, तो मोती पिरो पिरो कर एक क्या बन जाती है? एक माला बन जाती है। उसी प्रकार वर्णों को पिरो पिरो कर हम क्या करते हैं? एक वर्णमाला बना देते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला के आगे जो वर्ण है हमारे, उसको भी हमने 2 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से उसके 2 भाग? स्वर और व्यंजन।
कौन कौन से हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत बहुत चांसेस होते हैं। अब मेनली टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीछे सिर्फ एक बेसिक नॉलेज थी जो कि आपको पता होना चाहिए। मतलब मेन आपका टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आपको किस तरह से स्वर और किस तरह से उनके उच्चारण स्थान, क्या क्या स्वर हैं, इन सब के बारे में आपको अब पता चलेगा, ठीक है। और इस चीज़ों को आप इसके एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं क्वेश्चंस के लिए। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, ठीक है। स्वर क्या होते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ठीक है। हमारी हवा बिना रुकावट के, मतलब हम जिसको एकदम से बोल देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 11, सबको पता ही होगा ये तो, ठीक है। अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। ये सब हमारे कितने हैं? 11 स्वर हैं। लेकिन अगर हम इसको कहें ना कि मात्रा, क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, बच्चे लिखाते हैं कि 11, क्योंकि उन्होंने देखा है कि स्वर तो 11 ही होते हैं। लेकिन मात्रा के आधार पर स्वर कितने होंगे? 10, क्योंकि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। दैट्स वाई ये हमारा कंसिडर नहीं होगा मात्रा में। मात्रा के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या कितनी आ जाएगी? सिर्फ 10, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अलग अलग भागों में विभक्त किया है कि जो स्वर होते हैं वो कहीं उच्चारण के स्थान पर, उत्पत्ति के आधार पर, जीवा के, मुख के, सबके आधार पर इन सबको ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जो कि एक ईजी सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इन चीज़ों से नहीं होते नॉलेज में, हमारी ये सारे स्वर हम भूल चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी बार इन स्वरों को देख लो। अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। ये हमारे स्वर हैं। अब हम इनके उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की संख्या, कितने स्वरों को 3 भागों में हमने बांट दिया है। मेनली हमारे होते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर, और परुत स्वर हमारे संस्कृत में यूज़ होते हैं। इनका यूज़ अब हिंदी में बहुत कम हो गया है, मतलब ना के बराबर ही है, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व में क्या होता है? जिसमें हमारे को एक मात्रा का समय लगे, मतलब जिसमें हमें कम समय लगे बोलने में। उच्चारण, जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, हमें इसमें समय कितना लग रहा है, हमें ज़्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, तो उसके आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया है। तो ह्रस्व का वर्गीकरण हमने किया है, एक मात्रा का समय जिसमें लग रहा है, कम समय लग रहा है, उसमें हमारे आएंगे अ ई उ री। इसको हमने सिंपली वे में लर्न करने के लिए मैंने इसको एक ट्रिक से बता देती हूँ। जैसे अयूर लिखा है मैंने यहाँ पे, अ उ इसको ई समझ लो, और ये यू और ये री, आयूर। आयूर जैसे हमने प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो आयूर से आप ह्रस्व स्वर को याद कर सकते हैं। ये 4 होते हैं, ठीक है। 2 मात्रा का समय जिसमें लगता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसमें, वो हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। ऐसे कि हमारे हो गए आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हमारे हो गए 7 स्वर, जो कि हमारे दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। एक मात्रा भी आपको दिख रही होगी इसमें लगी हुई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। सब ये मात्रा वाले स्वर हो गए, तो ये 7 स्वर होते हैं जिसको बोलने में थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पलुत स्वर, जो कि एक बहुत अधिक समय लगता है, जैसे कि होते हैं हमारे ओम, राम, ये सब हमारे किस में आते हैं? पलुत स्वरों में, ठीक है। ये 3 हो गए हमारे उच्चारण के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। उसके बाद आते हैं हमारा, यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि जैसे हमारे ये स्वर होते हैं ना, अ आ, ये हमने 11 स्वर देखे हैं। उसके बाद हमारे ये 2 स्वर और होते हैं, 2 वो स्वर नहीं कंसिडर होते हैं, वो होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। जैसे अयोगवाह होते हैं 2, ये अ और अंग है, मतलब ये ना तो स्वर है और ना ही ये व्यंजन होते हैं। मतलब इसको किस में है, ये तो ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अयोगवाह, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे, वैसे अगर जो हमसे कोई पूछे ना कि कुल स्वर कितने हैं, तो हम उसको 13 बोल देते हैं। हाँ, हिंदी में कुल स्वर 13 हैं, लेकिन वो 2 हमने कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन वैसे ये ना तो स्वरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? ये हमारा क्या है? अनुस्वार, जिसमें एक बिंदी लगी हुई है, ठीक है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और सभी वर्ग के 5वां वर्ण, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे ना, तो उसका सबका वर्णों का 5वां होगा ना वर्ण, जब सभी वर्गों का 5वां वर्ण, लास्ट वाला वर्ग जो होगा वो हमारा सारा अनुस्वार में ही आता है, जिसमें हम सिर्फ एक बिंदी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आता है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है हमारा? जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है।
इसमें हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, जैसे कि पांखुड़ी, लहंगा, ये सब क्या है हमारे अनुनासिक। अब आपको समझ आ गया अयोग वहाँ क्या होते हैं, जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ये कौन कौन से हैं, अ और अंग है, ठीक है। और अनुस्वार हमारा ये एक अयोगवाह ही है, ठीक है। और अनुनासिक, अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि अयोगवाह में कौन सा स्वर नहीं आता, तो अनुनासिक नहीं आता, क्योंकि इसमें चंद्रबिंदु लगा है, ये अलग से ही है, ठीक है। अयोगवाह में हमारा क्या आता है, विसर्ग आता है दूसरा। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हम थोड़े से ह की साउंड आती है हमारे मुंह से, प्राय ये संस्कृत में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे प्रातः, स्वतः, तो हमें एक ह की साउंड देता है विसर्ग, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताई दिया क्वेश्चन, अयोगवाह में क्या शामिल नहीं होता, हमारा अनुनासिक शामिल नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बनता है, लास्ट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अयोगवाह में क्या शामिल नहीं होता, तो अनुनासिक, ठीक है, जो चंद्रबिंदु वाला है। और स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, अयोगवाह, क्योंकि वो ना स्वर और ना व्यंजन में कंसिडर होते हैं, इसलिए जो उनकी बीच की कड़ी है उसको हम अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की कड़ी को क्या बोलते हैं, उच्चारण की कड़ी कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे अंतस्थ व्यंजन, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम अपना पूरा स्वर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन पे जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में अगर जो सब हो गया तो सब डिफिकल्ट हो जाएगा आपको लर्न करना। तो हमारे ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे य, र, ल, व, ओके। उसके बाद आता है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। मैंने आपको एक उच्चारण के आधार पर तो बता दिया है, कौन कौन से हमारे थे उच्चारण के आधार पर, एक बार मेरे साथ बोलो, यस, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलोद स्वर, ठीक है। ह्रस्व में कौन कौन से आए थे हमारे, अ, ई, उ, री, और बाकी जो बचे, जो 7 बचे हैं, वो हमारे दीर्घ में आ गए। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं इजिली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं, इसमें भी सेम ही हमारा चलता है, जो हमने उसमें पढ़ा है ना उच्चारण के आधार पर, तो ऑलमोस्ट वो दोनों सेम ही है, उसमें हमारा सेम यही चलेगा। उत्पत्ति के आधार पर भी सेम चलता है, दीर्घ और लघु। इसको दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी बोल देते हैं, ठीक है इसका। और ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर या फिर मूल स्वर भी बोल देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरह राइज कर सकता है, सो यू हैव टू नो दैट, ओके। उसके बाद हमारे जो से दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर को हमने 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड और किया है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। देखो दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर को आगे 2 पार्ट्स में और डिवाइड करिए। अभी तक तो क्वेश्चन चल रहे थे बिल्कुल सिंपल, हमें सबको पता ही था इन सब के बारे में, स्वर क्या होते हैं और उसके किस तरह से उसको उच्चारण के आधार पर उसको किस तरह वर्गीकरण किया गया है। मेनली अब क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं ना वो ये हैं, एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर और होते हैं संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में क्या आते हैं हमारे सजातीय। सजातीय क्या होते हैं, जैसे कि आ, ई, उ। अब ये कैसे बने, सजातीय मतलब क्या होता है, जैसे दो जब स्वर मिलकर दोनों सेम ही स्वर मिलकर एक बड़े का निर्माण करें ना, मिलकर आ बना गया, मतलब दोनों सेम हैं, तो ये सब क्या है, सजातीय, सेम जाति की, एक ही कैटेगरी के दोनों, अ प्लस आ, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ, तो ये सब क्या आएंगे सजातीय में। और ये क्या है, दीर्घ मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, तो ये हमारे सजातीय स्वर में आ जाएंगे, ओके। उसके बाद संयुक्त स्वर हमारे क्या होते हैं, इसको हमने 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया, संयुक्त स्वर हमारे क्या होते हैं, विजातीय। विजातीय में क्या होते हैं कि जब ये बन रहे हैं, स्वर का निर्माण हो रहा है, तो हमने अलग अलग स्वरों का यूज़ किया है, अ प्लस ई ए, अ प्लस ई आई, अ प्लस उ ओ, अ प्लस उ औ, ठीक है। तो हमारे विजातीय में क्या आ गया, यहाँ पे दोनों चेंज हैं, ये दोनों अलग अलग स्वर हमने यूज़ किया है, तो हमारा इस बना है, ये होते हैं विजातीय। और जो सेम जाति के हमने यूज़ किए हैं, अ ई उ, तो होते हैं सजातीय, ठीक है। इसको इजी कर लर्न करना इजी है, आ, ई, उ, मतलब तीनों ही हमने बड़ी मात्रा के लिए हुए हैं और सेम जाति के हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। जीभ के आधार पर देखो, जीभ के 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि अग्र भाग मतलब अगला भाग, मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग, पश्च भाग मतलब पिछला भाग। इसके आधार पर हमने जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया है कि कैसे स्वर बोले जा रहे हैं, ठीक है। इसको लर्न करना ना बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि देखो आगे आगे हमेशा कौन होती हैं, महिलाएं हमेशा हर फील्ड में आजकल आगे ही हो रही है ना, तो आप इस तरह भी इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे अ ई ए री, तो मतलब एक थोड़ी सी ना इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एक जैसे लेडी वाली साउंड से आ रही है, एक लेडी वाला थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सा लग रहा है, ठीक है, अ ई ए री।
तो ये हमारे सब अग्र भाग से बोली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पिछला भाग में आएंगे आ, ऊ। पिछला पीछे कौन है, आप कंसिडर कर लो, ऐसा नहीं होता लाइफ में, बट मैं आपको सिर्फ एक लर्न कराने के लिए बता रही हूँ। पीछे क्या है, मेल है, तो वो क्या है, आ, ऊ, ओ, ये सब थोड़ा एक मेल के साइड टाइप की साउंड से लग रही है, ठीक है। तो ये हमारे पश्च स्वर हैं, ठीक है। और जो बीच में एक हमारा बच गया क्या है, जो बीच वाले भाग से, और ये क्या है, अकेला बैठा है, उदास है, तो इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि उदासीन स्वर कौन सा है, हमारा ठीक है। तो जीभ के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है इसको, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च स्वर में, ठीक है। ई ए री और आ उ औ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ मतलब होठ के आधार पर हमारा स्वरों का किस तरह से वर्गीकरण होता है, देखो। आवृतमुखी में क्या होता है, जब होठ गोलाकार नहीं होते, ठीक है। और एक होता है वृत्तमुखी, जब होठ गोलाकार होते हैं। अब आपको मतलब इसको ना सिंपली आप एक बार बोल के देख लो। अब आप देखो, ऊ ओ, अब आप खुद बोलो ना इसको, ऊ ओ, आपके होठ क्या हो रहे हैं, गोल, एक गोल से शेप में आ रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। और बाकी जो बच गए हैं आ ई ए री, इसमें हमारे मतलब आप बोल के भी देखोगे ना तो आपको कहीं से लगेगा ना कि आपके होठ गोल गोल से शेप में आ रहे हैं। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे आवृतमुखी स्वरों में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा मुख खुलने के आधार पर हमारा किस तरह से होता है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। एक होता है संवृत स्वर, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। इसको पहले समझ लो कि संवृत क्या होता है और विवृत क्या होता है, मेन इसका आपको ये समझ आना चाहिए। संवृत स्वर क्या होता है, संवृत मतलब बंद, एक चीज बंद है, ठीक है, संवृत बंद। और विवृत क्या है, खुला हुआ। सिंपल खुला हुआ, जब आपका मुंह कब खुलता है, जब आप पूरा एक आ बोलते हो, बोलो आ बोला, आपका मुंह क्या हुआ, खुल गया, मतलब ये विवृत स्वर है। अर्धविवृत में कौन सा आएगा, अ ए औ, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे, अर्धविवृत स्वर। और यहाँ पे हमारे जो इसका छोटा रूप है, उसका छोटा रूप है हमारा अर्धसंवृत, जिसमें जो बंद में है ए और ओ, और बाकी री, ई उ, ये हमारे क्या आ जाएंगे, री, ई उ, री, ई उ, दो चार बार बोलोगे ना आपको लर्न हो जाएगा। संवेद स्वर में कौन से आएंगे, री, ई उ, ये हमारे किस में आएंगे, संवेद स्वर में। विवृत में आ खुला हुआ है, बिल्कुल हमारा मुंह खुल गया है। अर्धविवृत में ए ए औ, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, ए ओ, और इसमें ई उ, री, संवेद स्वर में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं उच्चारण के स्थान पर। अब हमारा लास्ट है, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं उच्चारण के स्थान पर। जैसे कि आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, ठीक है। और ई का उच्चारण हमारा ई, जो जीभ के नीचे का स्थान है तालु, वहां से हो रहा है। ई, आप देखो ई बोल के देखो, तालु से हमारी मतलब इस तरह से लग रहा है जैसे तालु से आवाज आ रही है। ऊ से हमारे होठ गोल गोल की शेप में आ रहे हैं, तो होठों से, ठीक है। और री का मूर्धा से, ठीक है। और ए हमारा क्या है, ए किससे बना है, ए और ई से मिलकर बना है, और ई से। इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। तो इसका उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, ए का कंठ तालव्य, ठीक है। ओ इसका उच्चारण स्थान क्या है, ए और उ, इसका उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो मतलब एक दो बार आप इसको पढ़ के देखेंगे ना बेटा, आपको लर्न हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। और एक और मेन पॉइंट कि सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी कि सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं से भी किसी भी उच्चारण स्थान से आपको ये टॉपिक बन जाता है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, ऑल द थिंग्स, ठीक है। कल की क्लास में हम इसको व्यंजन का टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। और सो टिल दैट प्लीज, इफ़ यू लाइक, स्टे ट्यून्ड and please like and subscribe my channel. If you press like, it will give me a more motivation, so please, and thank you, have a nice day.